Hello guys, welcome back to पर्सनल मैनेजमेंट क्लास। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था अबाउट रिक्रूटमेंट एंड इट्स प्रोसेस। ऑल राइट, सो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, या फिर कल भी हम लोगों ने यही टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे कि कितने मेथड होते हैं, है ना, रिक्रूटमेंट के क्या क्या सोर्सेस होते हैं। उसके बाद हम लोग फिर डिस्कस कर रहे थे कि क्या चैनल्स या फिर क्या मेथड से फिर रिक्रूटमेंट होती है। ठीक, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट चैनल या फिर डायरेक्ट मेथड डिस्कस करा था। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस करा था। ठीक, सो रिक्रूटमेंट का मतलब ही हो जाता है कि किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी, बोलते हैं ना, जो स्किलफुल लोग हैं उनको क्या करना, अट्रैक्ट करना अपने कंपनी, अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉर द क्या, फॉर एनी पोजीशन, या फिर जो भी कोई एक वैकेंट सीट है उसको फिल करने के लिए, है ना। अब ये जितनी भी कंपनीज है ये रिक्रूटमेंट क्यों करती हैं? ये रिक्रूटमेंट इसलिए करती है ताकि इनके पास इतने सारे, बोलते हैं, चॉइसेस हो जिसमें ये लोग सिलेक्ट कर पाए कि हाँ मुझे ये एम्प्लॉय चाहिए या फिर ये एम्प्लॉय चाहिए, है ना। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा पॉजिटिव प्रोसेस है ना जिसमें हम लोग बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करते हैं, फिल्टर करते हैं, और उसमें से क्या करते हैं कि जो भी, बोलते हैं कि जो भी क्वालिफाइड है हमारे जॉब के लिए, हमारे पोजीशन के लिए, उनको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट प्रोसेस में भेजते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरव्यू एंड सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सो रिक्रूटमेंट में हम लोगों ने बात करी थी कि सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ से किया जाता है। तो हम लोगों ने बात करी थी ऑनलाइन सोर्सेस होते हैं, ऑफलाइन सोर्सेस होते हैं, है ना। फिर इंटरनल सोर्सेस होते हैं एंड एक्सटर्नल सोर्सेस होते हैं। तो इंटरनल सोर्सेज का मतलब हो जाता है कि जो भी इम्प्लॉयज है, जो भी एग्जिस्टिंग इम्प्लॉयज है, उन्हीं को मोटिवेट करके उन्हीं से अप्लाई कराना और उन्हीं को प्रमोट कर देना, क्योंकि वो लोग जो भी है वो बहुत सारे लोग से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और उनको पता है कि कंपनी के क्या एटीट्यूड है, कंपनी के क्या गोल्स हैं, और वो लोग ऑलरेडी उस कंपनी के पोजिशनिंग, बोलते हैं ना, कि उनके स्कोप्स, उनका ऑब्जेक्टिव को जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक, दूसरा आ जाता है कि हमारा इनडायरेक्ट सोर्स या फिर एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब हो जाता है वो सोर्स जो कि जैसे कि कॉलेजेज हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, प्लेसमेंट एजेंसीज हो गई, उनके थ्रू लोगों को लेकर आना। ठीक, कंट्रैक्ट्स हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गए, है ना, जिससे क्या कर पाना कि लोगों को रिक्रूट करना और उनको जॉब प्रोवाइड कराना और कंपनी के नीड को फुलफिल करना। ठीक, ये तो थी सोर्सेस की बात। अब हम लोग बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट कि रिक्रूटमेंट अब होती कैसे है। तो उसके लिए दो मेथड होती है, एक होती है डायरेक्ट चैनल मेथड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट चैनल मेथड। अब डायरेक्ट चैनल मेथड में भी चार पांच टाइप्स होते हैं। एक तो होता है ट्रैवलिंग रिक्रूटर, वो पर्सन होता है जो कि कॉलेज कॉलेज जा जाकर क्या करते हैं, लोगों को इंटरव्यू लेता है और वहां से लोगों को सिलेक्ट करके कंपनी के लिए प्लेसमेंट कर देता है ना। तो बहुत सारे कॉलेजेस में देखते होंगे कि मैनेजर्स, बहुत सारी कंपनीज के मैनेजर्स आ रहे हैं, बहुत सारे बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनीज के जनरल मैनेजर तो नहीं आते, डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजर आ गए, है ना, एचआर मैनेजर्स आ गए, या फिर मार्केटिंग मैनेजर आ गए, जो कि लोगों से इंटरव्यू लेते हैं, उनसे जीडी कराते हैं, उससे उसके बाद उनको फाइनल प्लेसमेंट के लिए वहीं पे क्या कर देते हैं, रिक्रूट कर देते हैं। तो ये हो गए ट्रैवलिंग रिक्रूटर। दूसरा आता है हमारा इंटर्नशिप। तो जो भी लोग हैं, उनके जो भी, जैसे मान लो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, उनको इंटर्न एज एन इंटर्न अपने पास रख लेना, अपने पास रिक्रूट कर लेना और उनको ट्रेनिंग देना, चीज़ों को सिखाना। और अगर उनका परफॉर्मेंस, जितने भी लोग हैं उनमें से जो भी, मतलब बोलते हैं ना कि टॉप परफॉर्मर रहेगा, उन्हीं को क्या कर लेना, अपने कंपनी में रिक्रूट कर लेना। अब इंटर्नशिप में मैंने दो बताया था, एक पेड इंटर्नशिप, एक सेल्फ पेड इंटर्नशिप। पेड इंटर्नशिप में क्या होता है कि कंपनीज जो भी इंटर्न से, जो भी एम्प्लॉयज है जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे काम सीख भी रहे हैं, उनको पैसे देती है। लेकिन ये बहुत ही, मतलब एज कंपेरिजन टू द सैलरी ये बहुत ज़्यादा कम होती है। दूसरी होती है सेल्फ पेड, मतलब हम लोग खुद से पे करते हैं कंपनी को कि वो हम लोग को काम सिखाए, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपने ब्रांड वैल्यू के चार्जेज लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है वॉक इन इंटरव्यूज। वॉक इन इंटरव्यूज में क्या होता है, डायरेक्ट पहले टेलीफोन में बात होती है,
उसके बाद डायरेक्टली लोग आ जाते हैं हमारे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। इसमें ना कोई जीडी होता है, ना कोई एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ना ही कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जाना होता है। ठीक है, ऐसे कर करके मैंने बहुत सारे और भी बताए थे। राइट, उसी तरह आ जाता है हमारे अब इनडायरेक्ट मेथड्स और चैनल्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक, तो सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड में आता है एडवर्टीजमेंट इन पब्लिकेशंस। अब पब्लिकेशंस क्या होती हैं? प्रिंट मीडिया, वेरी न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये गुड। सब। अब न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में क्या करते हैं ना, हम लोग क्या कर लेंगे, जॉब ओपनिंग करते हैं ताकि क्या हो पाए, वहां से लोग देखकर जॉब के लिए अप्लाई करें। तो ये हो गया एक मेथड जिसमें हम लोग जिसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। इसको हम लोग दूसरे वे में बोले तो ये भी एक तरह के एक्सटर्नल सोर्स है कि बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? उसके बाद आ जाता है रेडियो एंड टेलीविजन। रेडियो एंड टेलीविजन का मतलब वो हो जाता है कि जो अनाउंसमेंट करते हैं, लोगों को बताते हैं ऑडियो के थ्रू एंड विजुअल के थ्रू। अब विजुअल वाले में मैंने आपको ये भी इन्फॉर्म करा था कि जो भी न्यूज चैनल वाले होते हैं वही ये सारी चीज़ों का रन करते हैं, एड्स को रन करते हैं। कोई भी कमर्शियल कंपनी जो भी इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए, वो लोग एड्स के लिए कभी रन नहीं करेंगे। कौन से एड्स? जॉब वैकेंसीज के एड्स के लिए कभी रन नहीं करते वो लोग। ठीक है, तीसरा बताया था मैंने थर्ड पार्टी चैनल्स और मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब थर्ड पार्टी चैनल्स और मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट में कौन कौन आ जाते हैं? तो पब्लिक और प्राइवेट इम्प्लीमेंट, मतलब कि सिंपली एक मीडिएटर। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होगा? एक मीडिएटर जो कि कंपनीज और एम्प्लॉय। और एम्प्लॉयज के बीच में काम करते हैं। तो इसी में मैंने आपको कल बताया था मीडिएटर में कौन आते हैं, जो कि हमारे प्लेसमेंट एजेंसीज में कौन आते हैं? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। हाँ, वेरी गुड। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले आते हैं जो कि लोगों के सारे इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय वाले सारी इन्फॉर्मेशन लेकर रखते हैं अपने पास, और कंपनी से भी सारे नीड को रखते हैं अपने पास। और जिसका नीड, जिस भी कंपनी का नीड जिस भी एम्प्लॉय से मैच कर देता है, उन दोनों को क्या कर देते हैं, वो कनेक्ट कर देते हैं। और उसके लिए दोनों 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 तरफ से क्या करते हैं, सर्टेन पेमेंट या फिर अमाउंट। चार्जेज ले लेते हैं, और राइट अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें दोनों है, पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है ना। पब्लिक का मतलब वो हो गया जो कि जनरल लोगों के से हैंडल हो या फिर गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस हो, है ना। प्राइवेट का मतलब वो हो गया जो कि कोई भी सर्टेन लोगों के द्वारा रन करी जाए। उसके बाद आता है हमारा प्रोफेशनल सर्च फर्म्स। अब प्रोफेशनल सर्च फर्म्स कौन होते हैं? प्रोफेशनल सर्च फर्म वो होते हैं ना जिनके काम ही क्या होता है, लोगों को जब से मीट कराना। जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, सम फर्म, जैसे मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया कि जिसका नीड जिस भी एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉय से मीट करेगा, उसी को ये मीडिएटर क्या करते हैं, कनेक्ट कराते हैं, है ना। तो ये होते हैं प्रोफेशनल सर्च फर्म। तो ये प्रोफेशनल जो सर्च फर्म होते हैं ना, ये क्या करते हैं, खुद से जाकर ढूंढते हैं। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में क्या होती है, लोग सामने से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो प्रोफेशनल सर्च फर्म क्या होते हैं, ये जाकर सर्च करते हैं मार्केट में कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि हमारे बहुत ही अच्छे पोटेंशियल हमारे क्लाइंट्स हो सकते हैं, और दूसरे के बहुत ही अच्छे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, कि कौन हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो इससे ये लोग क्या करते हैं, ढूंढ कर रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो, प्लेसमेंट एजेंसी होप टू अट्रैक्ट एप्लीकेंट्स थ्रू एडवर्टाइजिंग। इसके लिए क्या करते हैं, ये एडवर्टाइजिंग भी करते हैं, है ना। अब ऑनलाइन के थ्रू करें या फिर ऑफलाइन के थ्रू करें। ठीक है, और तीसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल सोर्स होते हैं। ये सारे हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं थर्ड पार्टी, मतलब ये एक्सटर्नल सोर्स आते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कॉलेजेज आ गए, इंस्टीट्यूट्स आ गए, कोचिंग सेंटर्स आ गए, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स आ गए, है ना। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में क्या सिखाते हैं, लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्किल्स सिखाई जाती है कि आपको ये काम करना आना चाहिए और ये काम कैसे होएगा। ठीक है, उसी तरह आते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशंस। अब एसोसिएशंस के मतलब क्या हो जाती है, टाइप, है ना। बहुत सारी कंपनी क्या करती है, एक दूसरे से टाइप कर देती है। अब वो क्या करेंगे, उनको एम्प्लॉय देगी, और वो क्या करेंगे, उनको जॉब देगी।
अब इसमें बहुत सारे ऐसे भी एसोसिएशंस होते हैं जो कि सेम सेम लेवल के जो भी कंपनीज है या फिर सेम सेम लेवल पे जो भी इम्प्लॉइज हैं, जैसे मैंने आपको कल ट्रेड यूनियन का कंसेप्ट समझाया था। ट्रेड यूनियन में मैंने क्या बताया था कि जो भी वर्कर होते हैं ना, वो सारे वर्कर क्या करते हैं, वर्कर वर्कर बनाकर एक ग्रुप बनाते हैं, है ना। अब उस ग्रुप में किसी भी वर्कर के कोई भी नीड हो या फिर कोई भी सपोर्ट चाहिए तो ये लोग देते हैं। अब ये सपोर्ट में क्या हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है। दूसरा एथिकल सपोर्ट, जैसे कि मान लो किसी भी वर्कर के साथ ज्यादती हो रही है ना, उनके साथ मतलब बोलते हैं कि बहुत ही अनैतिक व्यवहार हो रहा है, कि मतलब कि 8 आवर्स बोल के उनसे 12 घंटे काम कराया जा रहा हो या फिर 15 घंटे काम कराया जा रहा हो, या फिर मिस ट्रीटमेंट हो रही हो, अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये लोग किसको बताएंगे, तो जो भी उस ग्रुप के हेड होते हैं, जो भी लीडर होते हैं, उनको बताएंगे। और ये लोग क्या करते हैं, कंपनी में स्ट्राइक्स करते हैं, कंपनी के ऑनर से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, बार्गेन करते हैं, समझ लो। उसी तरह इस वर्कर की जगह पे हम लोग क्या करते थे, जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर है ना, सीए, ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना मिल मिलाकर एक अपना ग्रुप क्रिएट करते हैं कि कल के टाइम पे उन सबको पता हो कि कौन से कंपनी में कहाँ पे जॉब का नेसेसिटी है। तो इसमें से जो भी सीए मतलब कि बोलते हैं ना खाली होगा, जिस पे जॉब नहीं होगी, तो ये उसको उसमें प्लेस करा देंगे। किसी को पैसे की जरूरत होगी तो भी वहाँ पे मिला देंगे। किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये लोग उनको ट्रेनिंग देकर उनको वो स्किल्स सिखा देंगे। उसी तरह प्लेसमेंट होती थी, ये होते प्रोफेशनल एसोसिएशंस। अब प्रोफेशनल एसोसिएशन का एक फायदा क्या है कि ये लोग क्या करते हैं ना, जैसे एक तरह के कमिटी होती है ना, कि एक के बाद एक सबका एक टर्न आता है कि वो उसके लीडर बनते रहता है और उनको सर्टेन बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट मिले, पोजीशन के बेनिफिट मिले, प्रमोशन के बेनिफिट मिले, ऐसे करके ये सारी चीज़ें चलते रहते हैं। और अभी जस्ट मैंने आपको समझाया ट्रेड यूनियंस के बारे में, यहाँ पे भी ट्रेड यूनियंस आ गए ना। उसी तरह आते हैं कंसल्टेंट्स। कंसल्टेंट्स का मतलब ये हो जाता है जैसे कि हमारे एम्प्लॉयमेंट एजेंसी जो है ना, उसी तरह कंसल्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर किसी भी बच्चे को विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाना है तो वो कहाँ जाते हैं, कंसल्टेंसी में जाते हैं, है ना। उसी तरह यहाँ पर क्या करते हैं कि रिक्रूट करने के लिए भी क्या होते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स या फिर बहुत सारे एजेंसीज होती है जो कि मीडिएटर का रोल प्ले करती है। समझ गए कंसेप्ट। यस सर। तो होप कि आपको रिक्रूटमेंट के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्यों नीड है, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आवश्यक पड़ती है, रिक्रूटमेंट के स्कोप्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स बोलो या फिर नेचर बोलो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, है ना। एक हो गए। दूसरे इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस क्या है ना, ऑब्जेक्टिव्स या फिर इम्पोर्टेंट। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस या फिर एडवांटेज भी बोल सकते हैं। दूसरा रिक्रूटमेंट के लिमिटेशंस क्या है, पहला स्कोप, फिर फीचर्स, फिर ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस, फिर लिमिटेशंस, और एक एक करके इन सारी चीजों का हम लोग समझेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आता है स्कोप ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट कल मैंने आपको प्रोसेस भी लिखा दिया था, वो तो मैंने टोटल आपको प्लेसमेंट प्रोसेस ही बता दिया था, है ना, जिसमें रिक्रूटमेंट 4 फेज में होता है ना। जी। क्या क्या आती है, जॉब वैकेंसी,
यस एप्लीकेशन फॉर्म, जी फिर फिल्ट्रेशन, फिर उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में, है ना। हम्म ये होगा प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इसको डीप में पढ़ेंगे तो और भी सारी चीज़ें होती है। जो वैकेंसी में जॉब डिजाइनिंग भी तो आएगी ना, कि क्या जॉब चाहिए, क्या जॉब स्पेसिफिकेशंस होंगे, क्या जॉब रोल्स होंगे, तो वो सारी चीज़ें जॉब वैकेंसी के अंदर आ जाएंगी। अब एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्वेश्चनेयर्स रहेंगे, है ना, इसमें क्या क्वेश्चनेयर करने हैं, क्या क्या डिटेल्स लेने हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशंस लेने हैं, जॉब वैकेंसी में क्या जॉब स्पेसिफिकेशंस होंगे, हम्म कौन से डेट पे, है ना, और इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरव्यू या फिर सिलेक्शन प्रोसेस है कि नहीं। रिक्रूटमेंट, है ना। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, सिलेक्शन ऑफ हाँ क्वालिफाइड एप्लीकेंट, है ना। दूसरा और क्या फिल्टर करते हैं, एक तो क्वालिफाइड हो गया, जैसे मान लो कि किसी को बीबीए चाहिए था, किसी को बीएचए चाहिए था, और बीएचए वाला या तो बीबीए या तो बीएचए वाला, पर वहाँ पे बीएससी वालों ने भी अप्लाई करा था, बीसी वालों ने भी अप्लाई करा था, तो पहले तो उन्होंने क्वालिफाइड एप्लीकेंट को सेलेक्ट कर लिया, बीबीए बीएचए। उसके बाद क्या करेंगे, फिल्टरिंग एज पर रिक्वायर्ड स्किल्स। अब किस किस के पास रिक्वायर्ड स्किल्स है, अब स्किल्स में कुछ भी हो सकता है ना, जैसे कि सिक्स सिग्मा किसको आता हम्म है ना, या फिर टैबल्यू किसको आती है, एटीसी, समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं ये लोग, जीडी कराते हैं, एप्टीट्यूड कराते हैं, है ना, एटीसी, समझ गए। ये था प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। अब स्कोप्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब कि रिक्रूटमेंट के क्या क्या स्कोप्स होते हैं। अब स्कोप को दो चीजों से हम लोग समझ सकते हैं। स्कोप का मतलब हो जाता है एक तो एरियाज, कि कहाँ कहाँ पे काम आता है ना। दूसरा कि एक स्कोप का मतलब हो जाता है कि उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं। जैसे बोलते हैं टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप का मतलब स्कोप किस काम आता है, देखने के काम आता है ना। तो रिक्रूटमेंट के एक हम लोग कैसे व्यू करते हैं, दूसरा कि ये कहाँ कहाँ पे काम आता है, समझ गए। तो रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ पे काम आते हैं, बिजनेसेस इनके यूज करते हैं, है ना। दूसरा बताओ, गवर्नमेंट यूज करती है, या प्राइवेट सेक्टर। बिजनेस में तो प्राइवेट सेक्टर सारे आ गए ना। ठीक है सर। हम्म। अब और एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जी और एनपीओ भी आ जाते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक। क्योंकि इनको भी तो लोग चाहिए, इनको भी लोग चाहिए और इनको भी लोग चाहिए, तो इसलिए ये ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तो जाएंगे ही। हम्म और कौन से लोग हैं जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को यूज करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जी और हेल्थ केयर सेक्टर। वेरी गुड। और डीप में जाए तो बिजनेस के अंदर ही हेल्थ केयर सेक्टर भी आ जाते हैं, इसलिए लेकिन वो लेकिन इसको हम लोग सर्विस बेस्ड मानते हैं ना, इसलिए इसको हम लोग अलग कर देते हैं। ठीक है। ये इसको ये क्या होता है, प्रॉफिट बेस्ड होता है ना। ओके। अगर कोई पूछे कि हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर सेक्टर बिजनेस है या नहीं है, तो है, लेकिन हाँ इनका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सर्विस। और बिजनेस का सर्विस फर्स्ट प्रेफरेंस होता है हमेशा प्रॉफिट। प्रॉफिट। लेकिन आजकल के ज़माने में ये भी प्रॉफिट ही हो गए,
यस सर। और बताओ और क्या हो सकते हैं स्कोप्स, और कहाँ कहाँ पे किस किस एरिया में रिक्रूटमेंट प्रोसेस काम आ सकता है। अगर हम लोग डीप एनालिसिस करें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस और कहाँ कहाँ पे काम आ सकता है। कोई आइडिया संस्कार। सर वो शायद ट्रैवलिंग कर रहा है। अच्छा ऑलराइट। सर नहीं, आइडिया नहीं यार। गवर्नमेंट एजेंसीज तो सारी हो गई जैसे। हाँ इसके अंदर तो सारे आ जाएंगे, जो भी एजेंसी जान लो आप। आप कोई इंफॉर्मेशन सेक्टर मान लो, है ना, या फिर हम्म, एडवोकेट, जो भी जितने भी हैं सारे इसी के अंदर आ जाएंगे, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव। और तो मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए। हाँ जी। एक और आ जाता है रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल सेक्टर। सर वो गवर्नमेंट में ही आ जाएगा ना, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटीज। हाँ पर वो एजेंसी जो गई वो ऑफिसेस हो गए ना, मैं सेक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब रिसर्च रिसर्च सेक्टर में तो केवल वही नहीं आते ना, बहुत सारे अपने कंपनी वाले जैसे कि बोलते हैं ना कि वो होते हैं एक्सप्लानेटरी करते हैं लोग, मतलब कि पुराने चीज़ों के अध्ययन करते हैं, जो जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उनको, आर्कोलॉजिस्ट, लॉजिकल सर्वे। है ना। हाँ हाँ, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल। डेवलपमेंट। अच्छा। समझ गए। हम्म, तो ये हो गए रिक्रूटमेंट्स के कुछ स्कोप्स। अब बात कर रहे थे हम लोग किस पे, इसके नेचर पे, कैसे पता चलेगा कि ये रिक्रूटमेंट है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये पॉजिटिव मेथड है। पॉजिटिव मेथड क्यों है, क्योंकि एवरीवन इज वेलकम्ड, है कि नहीं, किसी को भी मना नहीं किया जाता है, हर एक लोग इसमें क्या कर सकते हैं आराम से। अप्लाई कर। तो इसको हम लोग अच्छे से लिखे, अगर ग्रामेटिकली सही लिखो तो एवरीवन इज अलाउड टू अप्लाई, है ना, एवरीवन कैन अप्लाई। ठीक। दूसरा, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, क्योंकि मैंने बताया कि ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में यूज होती है। हम्म, तीसरा, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब समझ रहे हो, प्रोसेस का मतलब हुआ एक के बाद एक, स्टेप डायरेक्ट आएंगे। इसके बाद यहाँ पे नहीं आ जाएंगे, पहले ये हम्म, आएगा फिर ये आएगा। तो इसी को प्रोसेस बोलते हैं, मतलब कि स्टेप वाइज मेथड। समझिए। जी। तीसरा, तीसरा क्या होता है, ये टारगेट ओरिएंटेड होता है। टारगेट मतलब समझ रहे, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अभी एग्जांपल दिया कि हमको चाहिए बीएचए के एम्प्लॉयज हम्म, या फिर एमएचए के एम्प्लॉयज। समझिए। तो मतलब कि मेरा टारगेट क्या क्या हो गया, बीएचए एंड एमएचए, तो बाकी जो भी आएंगे अच्छा। मैं उनको हटा दूंगा। तो ये क्या हो गया, एक टारगेट ओरिएंटेड प्रोसेस हुआ। और क्या हो सकते हैं, और क्या नेचर हो सकते हैं एक रिक्रूटमेंट के। रिक्रूटमेंट में कौन सा मेथड यूज होता है, एक तो आर्ट भी यूज होता है, दूसरा क्या होता है, साइंस का यूज होता है इसमें। यस सर। हम्म। हाँ जी। रिक्रूटमेंट में साइंस तो मुझे नहीं लगता होता है, हाँ सोशल साइंस हो सकता है, तो आर्ट एंड, सोशल साइंस। है ना। मतलब इसको अगर मैं दूसरे वर्ड में लिखूं तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, मल्टी
मतलब इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स यूज होते हैं, समझिए। मतलब कि ये एंथ्रोपोलॉजिकल है। एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब कि ये स्टडी करता है, किनको होते हैं, ह्यूमन को स्टडी करता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, समझिए। हम्म हो जाएगा इतने नेचर एंड फीचर से। हम्म ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या बात करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव या फिर एडवांटेज क्या है ना, क्यों रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं लोग। सबसे पहले रिक्रूटमेंट करने का फायदा क्या होता है ना, कि कंपनी के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, है ना। समझिए, मल्टीपल चॉइसेस किस चीज़ के लिए, सिलेक्शन के लिए, कि हम लोग को जो चाहिए हम लोग को वही सेलेक्ट कर पाते हैं इजीली। अब मान लो कि हम लोग को 10 पोजीशंस फिल करने हैं, और हम लोगों ने 12 एप्लीकेशंस ही एक्सेप्ट करे, तो 12 में से 10 को अगर नियुक्त कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या पता है कि इसमें से बहुत सारे लोग हो जो कि हमारे स्किल सेट पे खड़े ना उतरे और हमारे कंपनी को लॉस हो जाए। लेकिन यही 10 पोजीशन के लिए अगर 100 लोगों ने अप्लाई कर रखा है, हम्म तो हम लोग कितने आराम से उनमें से एक एक को हटा हटा कर, है ना, स्टेप बाय स्टेप करते करते उसमें से हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे, और कंपनी को आगे चल के नुकसान भी नहीं होगी, समझ। तो इसलिए मल्टीपल चॉइसेस पर सिलेक्शन होती है, ये एक एडवांटेज होती है रिक्रूटमेंट की। दूसरा, सेव्स वो सेव्स टाइम एंड कॉस्ट। पहले ही हम लोग को पता है कि कौन सा बंदा हमारे काम का है, कौन सा हमारे काम का नहीं, तो उसको पहले ही हटा दिया, तो उस पर लगने वाला जो भी समय था वो बच गया। दूसरा, अगर वो उतने देर रहता, मतलब कुछ खाता कुछ पीता है कि नहीं, तो उस पर लगने वाला जो भी खर्चा था वो भी बच गया, समझ में आ रहा है? जी तीसरा, ये मैं कहीं कहीं मैं आपको लग रहा होगा कि ये कहीं किताबें से निकाल रही है, कहीं किताब से नहीं निकालता हूँ मैं। ये जो भी रियल टाइम सिचुएशन है ना, उसी को मैं आपको समझा रहा हूँ, और उसी को एज एन इम्पोर्टेंस लिख रहा हूँ। तो ये इसको ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये बस ये लॉजिकल चीज़ें है। अगर आप लोग इसको लॉजिकली समझ लो ना, तो आप लोग खुद से ही लिख पाओगे, आराम से लिख पाओगे, कुछ भी याद करने की, कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी, राइट। सो और क्या फ़ायदा हो सकते हैं रिक्रूटमेंट के, ऐसा सोचो। टाइम नहीं, time हो गया हमारा कि टाइम बचेगा। हाँ, वो तो हो अम, गया। आप ऐसे सोचो ना, कि मान लो कि आप एक हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, तो आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्यों करोगे, आप क्यों रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे जाओगे डायरेक्ट, आप वॉक इन इंटरव्यूज क्यों नहीं कराओगे। वेल स्किल्ड पर्सन अडॉप्ट होगा उससे। वेरी गुड। स्किल फॉर एम्प्लॉय, हम्म, क्या, तो क्या मतलब? स्किलफुल एम्प्लॉयज को क्या करते हैं हम लोग, प्लेसमेंट, हम्म, हेल्प्स इन स्किलफुल एम्प्लॉयज प्लेसमेंट। मतलब कि जो भी हमारे बोलते हैं कि काम का बंदा है, रिक्रूटमेंट राइट, वो प्रोसेस। हाँ हाँ, समझ गया आप, बोलो वही बोलो। आएगा। हम्म। मतलब अननेसेसरी फिल्टर हो जाएगा। मतलब अगर चाहिए, सपोज अकाउंट्स का बंदा चाहिए, तो किसी नर्स को थोड़ी हायर करेंगे उसके लिए। हाँ, very good। तो ये क्या करता है, हमारे स्किलफुल लोगों को निकालने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तीसरा, सैलरी नेगोशिएशंस। तीसरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हेल्प करता है, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ओके, ठीक है। अब प्लानिंग किस चीज़ के लेकर,
रिक्रूटमेंट करने से हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग ये प्लान कर लेते हैं, अच्छा कि हम लोग अब कितने एम्प्लॉयज के रखे, ये प्लानिंग हुआ राइट। कि कितना रखना चाहिए, और उसके हम्म। लिए हम लोग अब क्या क्या चीजें कर सकते हो, वो डिसीजन हो गया। हम्म। ठीक। समझ रहे हो? अगर हमारे पास लोग ही नहीं आएंगे तो हम लोग उसमें क्या प्लान करेंगे, क्या टेस्ट लेंगे, उनको क्या डिसीजन लेंगे, किसको कितनी सैलरी देनी है, तो वो हेल्प कौन करेगा, रिक्रूटमेंट ही तो करेगा। तो यहाँ पे सबके आगे हम्म। लगा लेना हेल्प्स इन मल्टीपल, ये क्या करता है, प्रोवाइड्स मल्टीपल चॉइसेस फॉर सिलेक्शन, है ना। हम्म। ये हेल्प्स इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये क्या है, प्री स्टेप फॉर प्लेसमेंट प्रोसेस है। प्लेसमेंट से पहले का कौन सा ये स्टेप है, ठीक है। अब इसके लिमिटेशंस, लिमिटेशंस तो ज्यादा नहीं होंगे, एक दो ही आते हैं। अगर आप कुछ सोच पा रहे हो। सर मोस्टली तो यही है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अगर वेल प्लान्ड ना हो तो। ऐसा तो कह सकते हैं। एंड सेकेंड इज कि सर ये मतलब जैसे बहुत बार ऐसे एम्प्लॉयज आ जाते हैं कि मतलब ठीक है वो कर तो लेते हैं बट दे आर नॉट दैट स्किलफुल। वेरी गुड। अब जैसे रिक्रूटमेंट का लिमिटेशन हम लोग डिसएडवांटेज नहीं समझ रहे, हम लोग क्या समझ रहे हैं, लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब कि ये किस किस एरिया में काम नहीं कर सकता है। ओके काम नहीं कर सकता, हाँ, ओके। अच्छा। हम्म। वो जो आप बता रहे हैं वो हो जाता है कि हम लोगों ने जो भी प्लेसमेंट कर दिया, वो प्लेसमेंट में क्या क्या खामियां आ सकती याद रह गई, ओके राइट। है ना। तो सबसे पहले लिमिटेशन इसके हो जाता है कि रिक्रूटमेंट क्या है ना, ये ह्यूमन रिसोर्स के प्लानिंग नहीं करता। ये प्लानिंग क्या हम्म। करेगा कि कैसे सिलेक्ट करना है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स प्लान का मतलब हो गया कि कितने हम लोग को जॉब चाहिए, कितने स्टाफ चाहिए। रिक्रूटमेंट का उसमें हम्म। कोई रोल है ही नहीं। वो तो सीधे हम्म। सीधा सीधा है कि जो एचआर क्या करेगा, वो देखेगा कि कितने नीड है, कितने लोगों की जरूरत है ना, कितना प्रोडक्शन करना है, तो वो अपना प्लान करता है। तो हम्म। ये काम नहीं कर सकता। दूसरा, हम्म। रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमारे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज बनाने में हेल्प नहीं करता। हम्म। तो यहाँ पे डू नॉट लिख लो, है ना, डू नॉट सपोर्ट, है ना, कैनट हेल्प इन। लिमिटेशन का मतलब ही होगा सारे नेगेटिव लिख रहे हैं हम लोग, जो भी पॉजिटिवली वो लिखे है ना। रिक्रूटमेंट क्या नहीं करता, रिक्रूटमेंट हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन को डिजाइन करने में हेल्प नहीं करता। मतलब इम्प्लॉयज को कैसा इन्वायरमेंटल मतलब कि वर्किंग कंडीशन चाहिए होगा, रिक्रूटमेंट को थोड़ी पता है, ये हमें रिक्रूटमेंट थोड़ी हेल्प करेगा। वो तो जब हम लोग इम्प्लॉय से इंटरव्यू लेंगे, लोगों से पूछेंगे कि आपको कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, चलो आपको एसी वाले कमरे चाहिए, वेंटिलेशन वाले चाहिए, लैपटॉप चाहिए, या फिर कंप्यूटर चाहिए, है कि नहीं, क्या हम्म। क्या फैसिलिटीज चाहिए। तो रिक्रूटमेंट का तो उसमें कोई रोल नहीं है। जी। नो रोल इन वर्किंग कंडीशन प्लानिंग। और क्या नहीं कर सकता, रिक्रूटमेंट डाइवर्सिटी मैनेजमेंट नहीं कर सकता। डाइवर्सिटी मैनेजमेंट मतलब समझ रहे हो, हम्म। ये एक होता है कि रिलीजन कास्ट की डाइवर्सिटी, हम्म। है ना। दूसरी डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, बस। प्लान्स की जी। डाइवर्सिटीज, तो किस है ना। सर किस चीज़ की डाइवर्सिटी? प्लान। प्लान्स की, राइट, ठीक है। अब जो भी प्लान है, प्लान ए प्लान बी, उसमें रिक्रूटमेंट का कोई रोल है ही नहीं।
है ना। हम्म अब इसको थोड़ी पता है कि हम लोगों का कि मान लो कि हमारे पास 10 एम्प्लॉई हैं और हम लोग को 5 और चाहिए, तो हम लोगों हम्म ने 2 ही रिक्रूट करे तो कितना नुकसान होगा, इसको कोई लेना देना है उससे। नो ये फाइनेंशियल चीज़ों का कोई हेल्प करता है, इसके कोई फाइनेंशियल ताल्लुकात ही नहीं है ना। हम्म इसके कोई एचआर से तो है, एचआर से तो डायरेक्ट रिलेशन, इसका कोई प्रोडक्शन के ताल्लुकात नहीं हम्म है ना, कोई रिलेशन नहीं है। ये सीधा सीधा किससे रिलेट करता है, एचआर से। लेकिन जो एचआर है, जो कि प्लान कर रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो क्या करता है, वो इन सारे डिपार्टमेंट का यूज करता है, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस खुद से नहीं यूज करता। देखना ये कंसेप्ट लोग कंफ्यूज कर देंगे, अगर आपसे क्वेश्चन कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है ना, वो क्या करता है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से क्या करता है, इनपुट्स लेता है कि आपको कितने लोगों की नेसेसिटी है और कौन कौन से स्किल्स वाले लोग चाहिए, और उसके बाद क्या करता है, ये जॉब डिजाइनिंग करता है। जॉब डिजाइनिंग पढ़ाऊंगा मैं आपको, है ना, आगे आप लोगों को जॉब डिजाइनिंग पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि क्या जॉब डिजाइनिंग होती है, क्या जॉब एनालिसिस होती है, क्या स्टेप्स होते हैं, है ना, क्या जॉब स्पेसिफिकेशंस होते हैं। समझ लो, कंसेप्ट समझ में आया, लिमिटेशन सारे। यस सर ऑलराइट, तो मूविंग बैकवर्ड और फॉरवर्ड, सॉरी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट, है ना। अब आज हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं सिलेक्शन का, फिर कल स्टार्ट करेंगे सिलेक्शन को डीप में हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक। तो सिलेक्शन वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, सिलेक्ट, है ना। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, टू चूज। अब इंसान सिलेक्ट कब करता है, जब उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तभी सिलेक्ट कर सकते हैं ना। अगर मान लो आप पे वनीला पेस्ट्री है, या फिर वनीला आइसक्रीम है, चॉकलेट आइसक्रीम है ना, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, या फिर और बताओ ब्लूबेरी हो गए, है ना, etc। अब इतने सारे ऑप्शंस होंगे तभी तो आप इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लोगे, जैसे किसी को ब्लूबेरी ज़्यादा पसंद आ रहा, किसी को चॉकलेट वाला ज़्यादा, किसी को मिक्स चाहिए होता है वनीला प्लस चॉकलेट, है ना। तो अगर आप पे ऑप्शंस होंगे तभी तो आप सिलेक्ट करोगे ना। अगर आप पे यस ऑप्शन है ही नहीं तो आप सिलेक्ट कैसे करोगे। कहने का मतलब होता है कि अगर रिक्रूटमेंट ना हो तो सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल, है ना। अगर लोगों ने अप्लाई करे ही नहीं जॉब के लिए तो आप सिलेक्ट किसको करोगे। अब सिलेक्शन में दो चीजें समझने हैं। जैसे मान लो कि आपको वनीला आइसक्रीम खाना था, तो जैसे आपने वनीला आइसक्रीम सिलेक्ट करा, मतलब आपने इसको नकार दिया, इसको नकार दिया, इसको नकार दिया, है ना। मतलब आपने सिलेक्ट एक को करा और ना 3 को बोल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो सक्सेस रेट है वो नेगेटिव सक्सेस रेट है, नेगेटिव सक्सेस रेशियो है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये नेगेटिव इन नेचर होता है। क्यों नेगेटिव इन नेचर होता है, क्योंकि रखते कुछ ही लोग को है और बाकी सारे लोगों को क्या बोल देते हैं, टाटा बाय बाय, है ना। तो उनका जो मोराल होता है वो डाउन हो जाता है। हम ही लोग अगर कहीं पे अप्लाई करते हैं तो हम लोग को भी बहुत सारी जगह से रिजेक्शन मिलती है ना। राइट लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपका जो भी स्किल्स है वो हमारे कंपनी के रिक्वायरमेंट से मीट नहीं कर रही, मैच मैच नहीं कर रही है ना। सो अगर आप हमारे किसी भी चीज़ में आगे फर्दर काम आए तो हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, ये बोलते हैं ना। So, तो सिलेक्शन के लिए क्या क्या लोगों को चीज़ें करनी होती है। एक कंपनी, अभी हम लोग किसके तौर पर सोच रहे हैं, एक एम्प्लॉय के तौर पर नहीं सोच रहे हैं हम लोग, एक एंड एंटरप्रेन्योर के तौर पे या फिर एंड ओनर के तौर पे सोच रहे हैं कि अगर हम लोग मालिक है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने हॉस्पिटल में कैसे लोगों को रखेंगे, क्या क्या प्रोसेस से हम लोग को जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी देखो, तो यहाँ पर भी वही सारी चीज़ों को डिफाइन करा हुआ है। इट इज द प्रोसेस बाय विच अवेलेबल एप्लीकेशन, अवेलेबल एप्लीकेशन मतलब कैंडिडेट्स, मतलब कि जो भी अवेलेबल ऑप्शंस है फॉर एम्प्लॉयमेंट आर
डिमार्केटेड, डिमार्केटेड का मतलब क्या होता है? मतलब सिलेक्टेड, अच्छा। मतलब एक को सिलेक्ट करना ओके, हाँ। और बाकी को। रिजेक्ट करना। वेरी गुड। तो इन दोनों को मिक्स करके वर्ड बनाता है जिसको बोलते हैं डिमार्केटेड, बिटवीन दोज विच आर सुटेबल एंड दोज विच आर नॉट सुटेबल। कंसेप्ट क्लियर हुआ? जी। ऑलराइट। दिस इज वाई, देखो यहाँ पे भी वही बात आ गई, दिस इज वाई समटाइम्स सिलेक्शन प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड एज नेगेटिव प्रोसेस। सही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, क्या डिफरेंस होते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, इसके क्या नीड्स हैं, इंपॉर्टेंस है, नेचर है, फीचर है और लिमिटेशन है। सो ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में।